रिप्रोडक्शन को भी क्या कहते हैं, मानव जनन। ठीक है, तो जनन के तीसरे भाग को हमने पढ़ा है 12th क्लास के जनन के तीसरे भाग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है, तो जब एक्चुअली हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं, तो फिर से देखिए जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम कहते हैं जनन या प्रजनन। अब जनन या प्रजनन किसे कहते हैं, तो हम लोग बात किए थे जनन या प्रजनन किसे कहते हैं, तो हम लोग राइट पे दो डिफिनेशन दिए थे कि जीवों की वैश्विक प्रक्रिया जिससे वे अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों की वैश्विक प्रक्रिया जिससे वे अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं उसे जनन कहते हैं, या जीवों की वैश्विक प्रक्रिया जिससे वे अपनी अस्तित्व, जनसंख्या एवं अपनी जाति को कायम रखने के लिए अपने जैसे संतान को जन्म देते उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब एक्चुअली बातें उठती है कि जनन हम लोग पढ़े थे, तो जनन कितने प्रकार के थे, जनन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो हम लोग बात किए थे कि जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए किसी एक पेरेंट्स की भागीदारी होती है। ठीक है, जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए किसी एक पेरेंट्स की भागीदारी होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब बात क्या आती है, कभी कभी हमने सीधे पढ़े थे 10th क्लास तक पढ़े होंगे या 8th क्लास में या 12th में, हमने सीधे यही बात पढ़ते थे कि जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए मेल या फीमेल में से किसी एक की भागीदारी होती है। दोनों डिफिनेशन सही है, लेकिन कंडीशन ये उठता है कि जब इसमें मेल और फीमेल हमको कंफर्म में नहीं होता है तो मेल और फीमेल आएगा कहां से। अलैंगिक जनन सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में होते हैं। जब इसमें ऑलरेडी हम कंफर्म नहीं है कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो सीधे सीधे डिफिनेशन दीजिए कि जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए किसी एक पेरेंट्स की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। हमने बात पढ़ चुके थे, फिर से एक बार देखिए, हम लोग बात पढ़ चुके थे कि अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस होते थे, हम लोग पढ़े थे कि विखंडन द्वारा होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मुकुलन द्वारा होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एक होता है जिसका नाम है पुनर्जनन। पुनर्जनन या अपखंडन। इसके बाद एक पढ़े थे कायिक वर्धी जनन। अब देखिए क्या है, तो हम लोग पढ़े थे कि अलैंगिक जनन के सब प्रकार है, टाइप्स है, मतलब जीवों में अलैंगिक जनन निम्न रूपों से होते। तो सबसे पहले अपने लीजिए विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं भाई, तो विखंडन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जी फिजन। विखंडन किसे कहते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे डिफिनेशन देंगे, आखिर किसके अंतर्गत आ रहा है, लैंगिक के अलैंगिक के, अलैंगिक के, तो सीधे सीधे इसमें देंगे पहला पॉइंट में कि जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर अलग अलग खंडों में बंटकर नए संतति का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, विखंडन। ठीक है, संतति में क्या होगा, संतान, संतति में संतान। तो सीधे फिर से डिफिनेशन दे सकते हैं कि अलैंगिक जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर अलग अलग खंडों में बंटकर नए संतति का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, विखंडन दो प्रकार के, पहला होते हैं द्विखंडन और दूसरा होते हैं बहुखंडन। तो देखिए द्विखंडन किसे कहते हैं, तो द्विखंडन कहते हैं कि विखंडन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर दो खंडों में बंटकर नए संतति का निर्माण करते हैं। जीवों की वैश्विक प्रक्रिया या विखंडन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर दो खंडों में बंटकर नए संतति का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन। इसके बाद आता है बहुखंडन। क्या, तो विखंडन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर दो से अधिक खंडों में बंटकर संतति का निर्माण करते हैं उसे बहुखंडन कहते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस विशेष होने वाला नहीं, इसमें होता क्या एक्चुअली, इधर से अगर देख लीजिए, ये कोई जीव है। अब सामान्यतः जितने भी बातें हैं, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे या एसेक्सुअल जनन होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें हम लोग ऑलरेडी बोले कि ये जनन उस वैसे ही जीव में होंगे जो अविकसित होंगे, जो एक कोशिकीय होंगे।
तो जो अविकसित या एक कोशिकीय होंगे तो इसमें ऑलरेडी हमको क्लियर नहीं है। अब विखंडन जब ये ग्रोथ कर जाएंगे, डेवलप करेंगे, अब इनके बॉडी बढ़ेंगे तो किसी कारणों से डिवाइड हो जाएंगे। जब डिवाइड हो जाएंगे तो 2 खंडों में डिवाइड हुए, द्विखंडन, और 2 से अधिक खंडों में हुए तो फिर बहुखंड। ठीक है। और ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीव में होते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ते हो किसका एग्जाम्पल सामान्यतः किसमें लेते हैं? अमीबा में, क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका आकार निश्चित नहीं होता, कोई आकार के अमीबा होता। इसके बाद देखिए मुकुलन क्या है? तो मुकुलन है कि अलैंगिक जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से कक्ष कलिका निकलकर नए संतति का निर्माण करते। फिर से, अलैंगिक जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से कक्ष कलिका निकलकर नए संतति का निर्माण करते हैं उसे मुकुलन यानी कि बॉडिंग कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या होता है? जैसे अमीबा है, अमीबा में ऐसे कड़ियां निकली होती है, ये जो कड़ियां होते हैं ये टूटते हैं, और जब ये कड़ियां टूट जाते हैं तो ये टूटने के बाद पुनः नए संतान का निर्माण करते हैं जो इस तरह से होते हैं। तो यही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मुकुलन। अब मुकुलन में कुछ नहीं, ये मातृकोशा है, मातृकोशा की बात जो है कि हुआ क्या है, तो इसमें नए नए जो है संतति कोशिका होते हैं, संतति कोशा होते हैं। ठीक है। अब ये जैसी डिवाइड होते हैं, टूट जाते हैं, तो टूटने के बाद फिर से एक नए संतति का निर्माण कर देते हैं। यही जो भाग निकली हुई है, अमीबा के पास एक भाग निकली हुई है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्ष कलिका। ठीक है, इसी को बोलते हैं कक्ष कलिका। इसके बाद है ये थर्ड पॉइंट था आपका अपखंडन या पुनर्जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अपखंडन या पुनर्जनन इंग्लिश को बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अलैंगिक जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर किसी कारणवश अलग अलग खंडों में बढ़ जाती है, तो जीव खोए हुए भाग की प्राप्ति दोबारा कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपखंडन। फिर से, अलैंगिक जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर किसी भी कारणवश अलग अलग खंडों में बढ़ जाते हैं, तो जीव खोए हुए भाग की प्राप्ति दोबारा कर लेते हैं, उसे अपखंडन या पुनर्जनन करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लिए थे भोजपुरी फिल्म को, है ना, ओकरा में हमेशा नाग नागिन में बात देखा होता है, कौची मतलब ई जन्म वाला ना, पहले का जन्म वाला उसको प्यार मिलेगा। ठीक है, ससुरा ई जन्म में जाना था गर्दा मतलब ई जन्म वाला लड़का ने सुसाइड कर ले रहा है, और पहले का जन्म में सब याद आता है। ठीक है, पहले का जन्म को सब याद आता है, उसका गर्लफ्रेंड कौन था, उसका मतलब बाप कौन था, वो कहाँ रहता था, ई जन्म वाला उसको कुछ और फील नहीं होता। तो वही कह रहा है कि पुनर्जन्म के मतलब कुछ कि दोबारा जन्म। तब अपखंडन यहाँ पर कह रहा है, तो इसको इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। फिर से इसको देख लीजिए, कहा कि जनन की वैश्विक प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर किसी भी कारणवश अलग अलग खंडों में बढ़ जाते हैं और जीव खोए हुए भाग की प्राप्ति दोबारा कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपखंडन। इसके बाद आता है कायिक वर्धी जनन। कायिक वर्धी जनन क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? ओनली फॉर फॉलो होता है प्लांट के लिए, हरे पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, जैसे 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 टीन एज में जाते हैं, किशोरावस्था की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सभी के मन में वो ख्याल आती है कि काश गुलाब का फूल हमारे ही होता है ना। अब भले वो पूजा वूजा करे अथवा ना करे, लेकिन गुलाब के फूल उसके यहाँ होता, वो पैकेट में लेके आता ना। ये तो सीरियस क्या है भाई, पैकेट में लेके आता तो उसको भी किसी को मतलब इस्तेमाल होता। तो अगर इसके बाद लीजिए हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, मुनगा। ठीक है, मुनगा की पेड़ को हम लोग काट के कहीं अगर रोप देते हैं जम जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए शुगर केन यानी कि गन्ना। ईख के पौधा में जो होते हैं इस तरह के डायग्राम बने होते हैं, मतलब इस तरह के पौधे होते हैं। पौधे में क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे भागों पर निकले होते हैं कंद, इसको आकंद बोलते हैं। और हम लोग अपने आम बोलचाल में, अपनी भाषा में आकंद को आंख कहते हैं। और जब इसको हम यहाँ से काट कर रोप देंगे तो ये नए पौधे के रूप में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस जो होते हैं कि ओनली फॉर फॉलो होते हैं प्लांट के लिए, हरे पौधे के लिए। इसको देखिए,
तो कहता है कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधा के किसी भी भाग से नए पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधा के किसी भी भाग से नए पौधे को उत्पन्न किया जा सकता है उसे कायिक वर्धी जनन या वर्धी जनन कहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत इसी को कायिक वर्धी जनन या वर्धी जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन को लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस सभी विकसित जीवों में होंगे जिनमें मेल और फीमेल क्लियर है, कंफर्म है। ठीक है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि मतलब यही एगो चैप्टर है बाबू जेकरा में जेकरा नहीं उपजन बायोलॉजी के बीज जेकरा ना पता वो रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। बायोलॉजी के बीज जेकरा पता नहीं मतलब ऐसा नहीं समझ लेकर मिलेगा। आप उससे पूछिए कि बायोलॉजी का फुल मीनिंग बोलो, वर्ड मीनिंग बोलो तो कंफ्यूजन है। अब बॉडी ऐसा बच्चा मिलता है लेकिन उसका रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछो या वो जो क्वेश्चन पूछ लगेगा एकदम लायक नहीं लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो मन के उसको भले पूछो नहीं समझ जाएगा पूरे 12th क्लास के चैप्टर में कोई सब्जेक्ट उसको समझ में आया या ना आया, कोई चैप्टर समझ में आया या ना आया, लेकिन रिप्रोडक्शन पहले समझ में आएगा। और रिप्रोडक्शनों में प्लांट रिप्रोडक्शन समझ में आया ना आया, एनिमल रिप्रोडक्शन समझ में, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको कंठस्थ होना चाहिए। भले बाद में बुलाया जाए लेकिन पढ़ते हो उसको होना चाहिए। इसको कहते हैं लैंगिक जनन में हमको क्या होना चाहिए? तो मेल और फीमेल हमारे पास दोनों होना चाहिए। तो बाबू कुछ तो इसमें ऐसा रूल होगा जिसमें जनन होने के लिए कुछ कंडीशन होंगे, रूल्स होंगे जो होंगे कैसे? तो मानव की बात कीजिए तो मानव सामान्यतः 4 अवस्थाओं को जीता है। ठीक है, 4 अवस्था में सबसे पहला अवस्था होता है बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था किशोरावस्था, तीसरी अवस्था युवावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तो कुछ हो या ना हो लेकिन एक अवस्था हम लोग को कंफर्म याद रखते हैं जिसका नाम है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या बाबू? तो एक एग्जांपल सबको दे भाई कि यही उम्र है जिसमें या तो तुम बन सकते हो न तो बिगड़ सकते। आखिरकार में ऐसा है तो बन के बिगड़ जाए। ठीक है, ये सामान्यतः इस एज की जो है कि 12 से 18 वर्ष की उम्र को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन आप लोग सब फीलिंग्स होता है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक में एक बात होगी यही उम्र के मतलब कहता है कि हमको लव हो गया। ठीक है, बाबू 100% बात है कि केकरो लव हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्यार कभी होता ही नहीं। जैसा अगर एक लड़का है लड़की से प्यार हो तो प्यार है नहीं, अट्रैक्शन है। ठीक है, अब तब लड़के डायलॉग मारे कि 125 करोड़ जनसंख्या में कोई पसंद आया वो ना मिले तो शिकायत तो बनती। ऐसा कोई बात नहीं, अट्रैक्शन होता है। प्यार वगैरह कुछ होता नहीं कि अट्रैक्शन है खाली। जहाँ प्यार ही नहीं कि मतलब हम उससे बतियाएंगे तबे जिएंगे। प्यार हर एक व्यक्ति को हर एक लोगों से होती है। जैसे मम्मी पापा से होती है, दोस्त से होता है, भाई बहन से, सबसे प्यार होता है। लेकिन अगर एक लड़का लड़की वाला जो प्यार होता है प्यार वगैरह कुछ नहीं, अट्रैक्शन होता है। जैसे अगर आप किसी लड़की को पसंद कर रहे थे क्यों पसंद कर रहे? ठीक है, या आपको कोई लड़की पसंद करी तो क्यों कर रही? ठीक है, तो दो चीजें पहले कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो उसका कोई एक ऐसी हरकत या कोई एक ऐसी उसकी इमेज या कोई एक ऐसी उसकी आदत आपको पसंद आती है। ठीक है, तो उसकी एक आदत जो आपको पसंद आती है वो अपने और अट्रैक्ट कर रही है। और अगर आपका कोई एक आदत, कोई एक बात या कोई एक लक्षण उसको पसंद आता है तो आपको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और जब अट्रैक्शन बढ़िया से मजबूत हो जाएगा तब इसके बाद आपके बगल वाला दोस्तों का जान है ओकरा ऐसे देख ले लो कोई बात मत तू रहे दे, वो ऐसा है ये ना है। ठीक है, यहाँ तक कि जब बच्चा एक दूसरे से बात करे तो पहले एकदम पूरा डिंग मारेगा ना उसके सामने शरीफ जैसा, गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना। फिर बाद में तो सिगरेटों पिए तो फिर कहना कि देख लेको वाला सिगरेट पीता तो छोड़ लो, पिए नहीं सकता है। मतलब इतना यकीन कि उतना यकीन होकर माए बाप के ना। ठीक है, तो एक पीछे रीजन है एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन के। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन के यही जो है कि आकर्षण को बढ़ाता है, अट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम अपने मस्तिष्क की ओर से नहीं ले जाए उसके प्रति अट्रैक्शन को तो हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात बाबू कि 90% लोग इस उम्र में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते हैं। ठीक है,
एक आध % सही हो जाए तुम्हारे जैसा शरीफ हो जाए अलग सी बातें हैं, लेकिन होते नहीं है। अब कहा इसमें जो लव हो जाएगा तो इसको भी हटाइए। अब यहाँ पे आइए, इस उम्र में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस उम्र में हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि होती है कर्णपट्टी यानी कि मस्तिष्क के बाईं ओर स्थित होती है कर्णपट्टी के पास। इस पीयूष ग्रंथि से 9 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। 9 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये सभी फीलिंग्स को एक्टिव करते हैं। जैसे आपके फेस में दाढ़ी जमना, गुप्त स्थान पे बाल जमना, जनन अंग का विकास होना, और इन तमाम प्रक्रियाएं के बाद मतलब जब टीन एजेस कंफर्म होता है, टीन एजेस क्लियर होता है, तब जाके कुछ रिलैक्स मिलती है। अब जैसे एक बात करने वाली बात है कि आखिर इसी उम्र में लोगों के सबसे ज्यादा क्या होते, बिगड़ते हैं, चाहे जो भी कहिए, ऐसा क्यों होते? तो सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे कंडीशन आती है, जैसे कि जनन अंग की बात करें तो जनन अंग का जब विकास होता है, जनन अंग डेवलप करता है, तो उसमें अजीब से फीलिंग्स होती है, ठीक है। और उसी फीलिंग्स को मतलब जब कंट्रोल नहीं हो पाते हैं तो कुछ हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों में भी होते हैं, जनन अंग का विकास होते हैं। और जब तक जनन अंग का विकास नहीं होगा तब कुछ हो भी नहीं करेगा, क्योंकि जनन अंग के विकास होगा तभी ना जनसंख्या बढ़ेगा। और जब जनन अंग का विकास नहीं होगा जनसंख्या बढ़ नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है कि अब इसमें देखिए आप 8th क्लास में कोई चैप्टर पढ़े थे किशोरावस्था, जिसका नाम बोलता है कि एगो लड़का एगो लड़की थी जो एक साथ पढ़ी, लेकिन कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाती है। अब जब दोनों वापस आते हैं कुछ दिन के बाद, तो देखते हैं तो बड़ा एक दूसरे से देखने के बाद कंफ्यूजन में होते हैं, क्या भाई? तो लड़की के बाल लंबे लंबे हो जाते, उसकी आवाज पतले हो जाते हैं, ठीक है, उसके चेहरे पे ब्राइटनेस हो जाते हैं, मतलब चमकीले चेहरे हो जाते हैं। लड़का को भी देखो कंफ्यूजन में होती है, क्या है? तो लड़का के चेहरे पे मूंछ दाढ़ी आ जाते हैं, आवाज जरा सा भद्दा हो जाते हैं। तो मतलब एक तमाम कंफ्यूजन कब होती है? जब किशोरावस्था में हम होते हैं, हमारे बॉडी में वो सब परिवर्तन हो जाते हैं जो होना चाहिए, ठीक है। अब किशोरावस्था के उम्र से ही कोई लड़का या कोई लड़की माँ बाप बनने के योग्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे माँ और बाप बनने के लिए हमें चाहिए क्या? तो मेल और फीमेल से, ठीक है, यानी कि नर और मादा से। तो नर में क्या होना चाहिए? तो नर में सबसे प्लस पॉइंट है जिसका नाम है स्पर्म। अगर किसी पुरुष में या किसी लड़के में स्पर्म या किसी नर प्राणी में स्पर्म का निर्माण नहीं होता है तो बाप नहीं बन पाएगा, ठीक है। और किसी महिला में एग का निर्माण नहीं होता है, ओवम का निर्माण नहीं होता, तो महिला मां नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन या दोनों सिलेक्शन कब होता है? जब हम किशोरावस्था में होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ले लीजिए आप स्पर्म। स्पर्म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। ये शुक्राणु क्या बाबू? तो कहता है कि नर जनन अंग से अस्खलित होने वाला यह एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ, ठीक है। नर जनन अंग से अस्खलित होने वाला यह एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ है जिसका रंग उजला कैल्शियम के कारण होते हैं, ठीक है। यह चिपचिपा एवं लसलसा द्रव्य पदार्थ के कारण होते हैं। इसमें हल्का सा बदबू यूरिया के कारण आते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो होते हैं वृषण में होते हैं, या बनते कहाँ है? वृषण में। जब वृषण में बनते हैं, इसे सबसे पहली बार बनने में, जब सबसे फर्स्ट बार बॉडी में इंक्रीज होगा बनेगा, इसे सबसे पहली बार बनने में, स्पर्म को सबसे फर्स्ट बार बनने में 72 दिनों का टाइम लगता है, ठीक है। और जब पहली बार ही बन जाएगा तो इसके बाद दूसरी बार प्रत्येक नियमित अंतराल पर बनेगा, प्रत्येक नियमित अंतराल पर होगा। अब कहता है कि जब ये स्पर्म होते हैं तो स्पर्म का फिर देखिए, स्पर्म का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। स्पर्म गंध किसके कारण होता है? यूरिया के कारण। और स्पर्म चिपचिपा लसलसा किसके कारण होता है? द्रव्य पदार्थ के कारण, ठीक है। इसके बाद कहता है कि स्पर्म जब अस्खलित मतलब क्या होता है? हमने डेफिनेशन में कहा है कि नर जनन अंग से अस्खलित होने वाला यह एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ है। अस्खलित मतलब क्या होता है? स्खलन मतलब क्या होता है? तो अस्खलन मतलब होता है गिरना या बाहर निकलना, ठीक है। तो जब एक बार स्पर्म को आप एक बार सेक्सुअल टर्म के माध्यम से या सेक्सुअल कंडीशन के माध्यम से स्पर्म को रिलीज करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो एक बार एक साथ लाखों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं। अब स्पर्म जो है कि इसकी कंडीशन, इसकी लाइफ हर एक जगह अलग अलग होती है, ठीक है।
स्पर्म अपनी कंडीशन यानी कि वृषण में होंगे, वृषण कोष में होंगे, तब इसका जो है कि अलग होगा लाइफ। इसके बाद किसी मादा के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होंगे। आप एचपी करते हैं तो बाहरी वातावरण में स्पर्म आता है तो 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट का तापमान और एनवायरनमेंट ये दोनों मैच करने के बाद स्पर्म नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये एक क्या है तो मादा जनन अंग के ओवरी सॉरी अंडाशय से, ठीक है, ये क्या होते हैं कि एक निकलते हैं अंड, एक परिपक्व जो अंड होते हैं ये स्पर्म से संयोग कर जाएंगे, ठीक है। आज जब स्पर्म से संयोग कर जाएंगे तो भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, यानी कि अविकसित संतान का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों के या पुरुषों के पास नर प्राणी के पास स्पर्म है, तो जब स्पर्म है तो क्या हर एक टाइम सेक्सुअल कंडीशन को फॉलो करते हैं, हर एक टाइम वो सेक्स करते हैं, नहीं करते, या क्या वो जितने बार सेक्स करते हैं उतने बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं? ऐसा कोई रूल्स या कोई कंडीशन ऐसा है नहीं। तो क्या स्पर्म फिर क्या होते हैं, तो स्पर्म डेथ कर जाते हैं, स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वैसी एग जो है कि ऑलरेडी बनते हैं, तो ओवम स्पर्म बोलते हैं। एग जब बनते हैं तो प्रत्येक माह के 28वें दिन से इसका निर्माण चालू होता है। आज जब कोई अनमैरिड लड़की या अनमैरिड महिलाएं या वैसी महिलाएं जो सेक्सुअल टर्म को फॉलो नहीं करते हैं, उनके एग नष्ट होके 28वें दिन एमसी के रूप में बाहर निकलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकलते हैं। तो जो लड़की या जो महिला जो स्त्री में एमसी स्रावित नहीं होते हैं तो वो कभी भी महिला मां नहीं बन सकती, ठीक है। तो देखिए एमसी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यह प्रत्येक स्त्रियों में किशोरा अवस्था के समय से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है। जब यह